नमस्कार भाइयों। आज हम देखेंगे न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, एक सेकंड। चलिए, ये देखिए भारतीय राजनीति से संबंधित मामला है। न्यायालय की अवमानना यूपीएससी में ये सामान्य अध्ययन 2 संबंधित मामले हैं। आपको पता होगा कि सामान्य अध्ययन 2 में आपका ये पॉलिटी आता है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सामान्य अध्ययन 2 के लिए एक अभी वीडियो और बनाया था, उसको मैंने अभी जल्द ही अपलोड करूंगा। और ये सेकंड वीडियो है इसका। इसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायतंत्र के बारे में बातचीत की गई है। चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट है इसमें। तो न्यायालय की अवमानना से संबंधित विभिन्न मामलों तथा दंड हेतु प्रावधान क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं प्री एग्जामिनेशन में। और मेंस के लिए इसमें पूछा जाता है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, न्यायिक अवमानना के प्रकार, न्यायिक अवमानना से संबंधित विभिन्न चिंताएं। चलिए देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे किसी भी कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जान लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना हुआ है कि किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा आप जो है या कानून बना करके आर्टिकल 129 न्यायिक अवमानना के मामले को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसको कमजोर नहीं कर सकते हैं। निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति इस न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 142(2) में यह कहा गया है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। 142(2) में क्या लिखा गया है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। चलिए, हालांकि अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा और इसके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। ठीक है, दो प्रावधानों की तुलना से पता चलता है कि यद्यपि संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि अनुच्छेद 142 के खंड 2 के तहत न्यायालय की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो सकता है, लेकिन जहां अनुच्छेद 129 का संबंध है उसके संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कहा गया है इनके द्वारा कि अनुच्छेद 142 के खंड 2 में न्यायालय की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो सकती है, पर 129 में जो बातें लिखी गई हैं वो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि 142 के तहत यदि न्यायालय जो है ताकत प्राप्त हो रहा है न्यायालय को, तो उसमें कहीं न कहीं जो है उसमें संसद जो है कानून बना करके रोकथाम कर सकती है। लेकिन यदि 129 के तहत कोई ताकत मिला हुआ है तो वो जो है संसद उसको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती है। वो एक संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट पर उस पर जो है सुनने का अधिकार है। न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि अवमानना क्षेत्राधिकार को बनाए रखने के उद्देश्य से न्यायिक मंचों की संस्था की गरिमा को बनाए रखना है। यदि आप मान लीजिए कि यदि आप संबंधित मामले में, जैसे सपोज दैट आपके म्युनिसिपल एरिया में कोई चीज बन रही है, उस पर न्यायालय ने कहा हुआ है कि संबंधित क्षेत्रों में आप इस या कोई मामला उस पर चल रहा हो, कोर्ट से चल रहा था मामला, उसमें स्टे था। अब उस क्षेत्र के जो प्रशासक हैं उस पर तब भी नहीं मान रहे, स्टे के बावजूद उस पर काम करवा रहे हैं, तो ये हुआ न्यायालय की अवमानना का मामला। न्यायालय की अवमानना के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब आप फाइल करेंगे तो वो जाएगा 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत जो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब ये वहां पर जाएगा तो वहां पर ये चलेगा कि 129 के तहत जो मामले देखे जाएं उस पर, या 142(2) के तहत जो मामले देखे जाएं वो। तो 129 के तहत जो मामले देखे जाएंगे वो न्यायालय का व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार है। यदि इस मामले में कोई भी न्यायालय की अवमानना करता है तो उसमें संसद
के संशोधन, कानून संशोधन भी लागू नहीं हो पाएंगे, जबकि 142(2) से संबंधित विषयों में जो मामले होंगे उस पे संसद जो है पाबंदी लगा सकती है। तो कहने का मतलब यही इंटरप्रिटेशन इनके द्वारा किया गया है। न्यायालय की अवमानना के विषय में तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 ये यहाँ पर और आपको क्लियर करेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। सपोज डेट यदि किसी मामले में न्यायालय ने कोई डायरेक्शन दे दिया कि आप 8 दिन के अंदर इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए चीज को खाली करवाएं, ठीक है, किसी जमीन को खाली करवाएं, और प्रशासक, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं वो उस काम को नहीं करते हैं, सरकार उस काम को नहीं करती है और न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करती है, तो ऐसे मामले में आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। 1971 के एक्ट के माध्यम से आप अपने संबंधित हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 को भी हवाला देकर के आप पीआईएल पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत भी फाइल कर सकते हैं मामले को, और वहां पर जो है फिर वहां पर यह मामला चलेगा। अभिव्यक्ति अदालत की अवमानना को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है। संविधान का अनुच्छेद 129 जो है उसमें यह कहा गया है कि यदि न्यायालय को कोई व्यक्ति अवमानना करता है तो 129 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 215 में ने उच्च न्यायालयों को संबंधित शक्ति प्रदान की है। तो 215 जो है उच्च न्यायालय ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है शक्ति प्रदान करेंगे, न्यायालय की अवमानना होगी, और 129 में जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 24 हाई कोर्ट हैं कि 25, कमेंट में बताइएगा। 24 ही अप्रॉक्सीमेटली होंगे, और लास्ट वाला हाई कोर्ट क्या है उसका नाम बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार से होती है। देखिए मैंने ऊपर जो बताया था, एक होता है नागरिक अवमानना। न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। और आपराधिक अवमानना या किसी भी मामले का प्रकाशन है या किसी अन्य कार्य को करना है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका न्यूनीकरण करता है, या किसी भी न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करता है, या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है, तो ये इस प्रकार की अवमानना है। संबंधित मुद्दे क्या है? हालांकि निष्पक्ष क्या है इसका निर्धारण न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यह ओपन एडेड शर्तें कभी कभी अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संकट में डाल देती है। जो ओपन एडेड शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को संकट में डालती हैं। ओपन एडेड शर्तें अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि निष्पक्ष आलोचना या निष्पक्ष टिप्पणी अंतिम रूप से तय किए गए मामले की योग्यता पर अवमानना नहीं होगी, लेकिन निष्पक्ष मामला क्या है ये भी वही जज ही तय करेंगे। ठीक है, इसे आप अभी हाल ही में आपने प्रशांत भूषण का मामला सुना था, और उन्होंने जस्टिस बोबड़े जो थे उनके ऊपर कहा कि ये व्यक्ति जो हैं गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोला था, तो उन्होंने फिर जो है न्यायालय का अवमानना जो है या जजों के अवमानने में, न्यायालय के अवमानना में एक संवैधानिक पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति उसके खिलाफ आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मैं इसको बोल सकता हूं, तो ये मामला कहीं ना कहीं वो उससे दिखता है। ठीक है, हालांकि उनको माफी मांगनी पड़ी, या एक दिन का उन्होंने कहा था कि आप जुर्माना भरिए, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्शन करिए, तो उन्होंने फिर माफी मांगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन न्यायाधीशों को अवसर अपने स्वयं हित के कार्य करते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे वे कार्रवाई के माध्यम से संरक्षित करना चाहते हैं। आगे की संख्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के सबसे मौलिक है और उस पर प्रतिबंध न्यूनतम होना चाहिए।
न्यायालय की अवमानना का कानून केवल ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है जो न्यायिक संस्थानों की वैधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायोचित प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हुए नियम एवं दिशा निर्देशों को तैयार किया जाना चाहिए। सही भी बात है कि भाई कम से कम आप नैसर्गिक न्याय के नियम और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए कोई भी विनियमावली या नियमावली आप बनाइए। तो आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ उदाहरण देकर के भी समझाया कि न्यायिक अवमानना क्या है। 142 के तहत जो मामले आएंगे उसमें संसद अपना हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि 129 का जो मामला आएगा न्यायिक अवमानना के तहत वो न्यायालय स्वयं का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि न्यायालय चाहे तो उसमें स्वयं सजा उसको दे सकती है। उसमें आप संसद के माध्यम से भी कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं, उसको कमजोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता है कानून बना करके, तो कहीं ना कहीं वो उसको आप देख लेंगे तो 129 का मामला ही आएगा। ठीक है, वो 129 का मामला है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।